एपिसोड 32। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अर्थ को इस तरह से ख्वाहिश के पास भागते हुए देखकर सभी लोग हैरान हो गए। डीजे ने चिल्लाते हुए कहा, अर्थ। तब तक उनका ध्यान भी ख्वाहिश पर चला गया था, जिसकी आंखें बंद हो रही थी। अर्थ ने ख्वाहिश के नीचे गिरने से पहले ही उसे अपनी बाहों में थाम लिया। डीजे ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ प्रिंसेस को? कहते हुए डीजे भी दौड़ते हुए अर्थ के पास आ गए। अर्थ ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और ख्वाहिश को झटके से अपनी गोद में उठाकर मेंशन से बाहर भागा। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर डीजे ने चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी मेंशन की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो और किसी को भी कहीं मत जाने देना। कहते हुए डीजे भी अर्थ के पीछे भागे। अर्थ दौड़ते हुए जाकर कार के अंदर बैठ गया था। उसने ड्राइवर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, कार अस्पताल लेकर चलो। अर्थ की गुस्से भरी आवाज सुनकर ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। अर्थ ने मजबूती से ख्वाहिश को अपने सीने से लगाया हुआ था। उसकी आंखें इस वक्त खून की तरह लाल हो गई थी। उसका चेहरा भी बेहद डरावना लग रहा था। उसने ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखा। ख्वाहिश का चेहरा हल्का हल्का नीला पड़ रहा था। ख्वाहिश ने अपनी आधी बंद होती आंखों से अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, अर्थ, ख्वाहिश का सर दुख रहा है। हमारा सर। कहते हुए ख्वाहिश की आंखों से आंसू निकलने लगे और इतने बेहद प्यार भरी आवाज में कहा, आपको कुछ नहीं होगा। आपका सर दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। रोना बंद करो। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश के माथे को चूम लिया। ख्वाहिश ने रोते हुए कहा, ख्वाहिश को मरना नहीं है। ख्वाहिश ने टीवी में देखा था, ऐसे ही एक आंटी को दर्द हो रहा था, फिर वह मर गई। ख्वाहिश को मरना नहीं है। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ की पकड़ ख्वाहिश पर मजबूत हो गई। उसकी आंखें बेहद लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को रोने से रोक रहा हो। उसने गुस्से से कहा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा और जिसने भी ये किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखा। ख्वाहिश की आंखें धीरे धीरे पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और वह अर्थ की बाहों में बेजान सी होकर झूम रही थी। ख्वाहिश को इस कंडीशन में देखकर अर्थ का दिल हजारों टुकड़ों में टूट रहा था। जिसे उसने बचपन से नाजों से पाला था, आज वह इस तरह से उसकी बाहों में पड़ी हुई थी। अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, कार की स्पीड बढ़ाओ। अर्थ के चिल्लाने की आवाज सुनकर ड्राइवर ने अपना सर हिलाया और कार की स्पीड तेज कर दी। आधे घंटे के बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोकते हुए कहा, हम अस्पताल पहुंच चुके हैं। कार के रुकते ही अर्थ ने दरवाजा खोला और ख्वाहिश को अपनी बाहों में लेकर दौड़ता हुआ अस्पताल के अंदर भागा। उसने रजिस्ट्रेशन एरिया पर कुछ पूछा। वह सीधा ख्वाहिश को लेकर वीवीआईपी फ्लो पर आ गया। उसे देखते ही अस्पताल स्टाफ अलर्ट हो गया। ये हॉस्पिटल डीजे का था, जो कि 2 साल पहले उन्होंने अर्थ के जन्मदिन पर बनवाया था। हर कोई जानता था कि ये छोटा सा बच्चा इस अस्पताल का मालिक है। अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर को बुलाओ। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर हॉस्पिटल स्टाफ में भगदड़ मच गई। कुछ देर बाद इमरजेंसी वार्ड में ख्वाहिश बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसे एग्जामिन कर रहे थे। अर्थ इस वार्ड के एक कोने में खड़ा था। डॉक्टर के लाख मना करने के बाद भी वह वार्ड से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी डॉक्टर को उसकी बात मानकर उसे वहीं रुकने देना पड़ा। डॉक्टर इस वक्त छोटी सी ख्वाहिश को ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर रहे थे और इसके पीले पकते हुए चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उसके हाथों की मुट्ठी भी बंधी हुई थी। डीजे भी अब तक अपने बॉडीगार्ड को लेकर यहाँ पहुंच चुके थे। उन्होंने पूरे अस्पताल को बॉडीगार्ड से प्रोटेक्ट कर लिया था। इस वक्त अस्पताल की सिक्योरिटी इतनी टाइट हो चुकी थी कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता था। किसी भी नए पेशेंट को एडमिट करना अस्पताल ने बंद कर दिया था। जो पुराने पेशेंट थे बस उनका ही ट्रीटमेंट चल रहा था। डीजे ने खुद से कहा, आखिर यह सब हो क्या रहा है? हमें पता लगाना होगा। कहते हुए डीजे ने किसी का नंबर डायल किया। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से उसे आदमी ने कॉल उठाते हुए कहा, जी बिग बॉस। डीजे ने गुस्से से कहा, क्या हुआ है? हमें सब कुछ साफ साफ बताए। हमारी प्रिंसेस को क्या हुआ है? आपने ही कॉल किया था ना? डीजे को दूसरी तरफ से अर्थ के स्पेशल आदमी ने कहा, बिग बॉस, प्रिंस के जूते में स्लो पॉइजन था, जो पैरों के जरिए धीरे धीरे बॉडी में फैला है। उस आदमी की बात सुनकर डीजे हैरान हो गए। उन्हें लगा था कि केक में पॉइजन होगा, इसलिए उन्होंने घर की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कही थी, क्योंकि केक उन्होंने बाहर से ऑर्डर नहीं किया था बल्कि घर पर ही सर्वेंट ने बनाया था। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या पता चला कि इसके पीछे किसका हाथ है? डीजे की बात सुनकर दूसरी तरफ कहा, पता करने की कोशिश कर रहे हैं।
बॉस ने हमें 1 घंटे का वक्त दिया है। हमें लगता है कि हम जल्दी से ढूंढ लेंगे। डीजे ने कहा, आधे घंटे का वक्त है आप लोगों के पास। जितनी जल्दी हो सके ढूंढिए गुनहगार को, वरना हम आपके साथ क्या करेंगे ये हम भी नहीं जानते। कहते हुए डीजे ने गुस्से से कॉल कट कर दिया। इस वक्त उनका चेहरा बेहद डरावना हो चुका था। उनके लिए ख्वाहिश और अर्थ दोनों उनकी जिंदगी थे। दोनों में से अगर किसी को भी कुछ होता था तो डीजे को हद से ज्यादा तकलीफ होती थी। उन्होंने दर्द भरी नजरों से वार्ड की तरफ देखते हुए कहा, एक बार अपने पूरे परिवार को खो चुके हैं, अब किसी को भी खोने की हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। बस हमारी राजकुमारी को कुछ ना हो। कहते हुए डीजे अपना सर पकड़कर बेंच पर बैठ गए। दूसरी तरफ अंदर डॉक्टर ने सारे सैंपल कलेक्ट कर लिए थे और इस वक्त उनके चेहरे पर काफी ज्यादा परेशानी नजर आ रही थी। अर्थ ने डॉक्टर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ है उसे? अर्थ को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर डॉक्टर ने परेशानी भरी आवाज में कहा, इन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है और अभी यह काफी छोटी है, जिस वजह से स्लो पॉइजन ने इन पर बहुत जल्दी असर दिखा दिया है। उनके पैरों से होता हुआ जहर उनकी बॉडी में फैल रहा है। फिलहाल तो इनकी कंडीशन स्टेबल है, बट हम 24 घंटे से पहले कुछ नहीं कह सकते। हमें जहर का एंटीडोट मंगवाना होगा। अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, तो मेरी शक क्या देख रहे हैं? जो करना है कीजिए, बस मेरी ख्वाहिश को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो ना ये हॉस्पिटल रहेगा, ना आप लोग रहेंगे। कहते हुए अर्थ ख्वाहिश के पास आ गया। छोटी सी ख्वाहिश के चेहरे पर इस वक्त ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। थोड़ी देर पहले तक खुशी से चमकने वाला उसका चेहरा इस वक्त मुरझाया हुआ लग रहा था। अर्थ ने ख्वाहिश के चेहरे को देखते हुए कहा, आपके गुनहगार को मैं सजा देकर रहूंगा। कहते हुए अर्थ वार्ड से बाहर चला गया। बाहर आते ही उसका ध्यान डीजे पर गया, जो कि चुपचाप अपना सर झुकाकर बैठे हुए थे। अर्थ डीजे के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। डीजे को जैसे ही एहसास हुआ कि कोई उनके सामने है, उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। अर्थ को देखते ही उनकी आंख से एक आंसू की बूंद उनके गाल पर आ गई। अगले ही पल उन्होंने अर्थ को गले से लगाते हुए कहा, उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी ख्वाहिश बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा। उसने बस डीजे को मजबूती से गले लगाया हुआ था। कुछ देर बाद डीजे ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, जिस किसी ने हमारी राजकुमारी के साथ यह सब कुछ किया है, उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर इसके पीछे आपकी सिंघानिया फैमिली का हाथ है तो हम उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, इसके पीछे उनमें से किसी का हाथ नहीं है। अर्थ के चेहरे का कॉन्फिडेंस देखकर डीजे हैरान हो गए। उनका शक सबसे पहले राम सिंघानिया पर गया था, पर वह जानते थे कि अगर यह सब कुछ सच में राम सिंघानिया ने किया होता तो अर्थ उनको इस तरह से प्रोटेक्ट नहीं करता। डीजे ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, अगर यह सब कुछ राम सिंघानिया ने नहीं किया है तो ये सब कुछ किसने किया है? डीजे की बात सुनकर अर्थ ने बेहद गुस्से भरी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, पर इन सब के पीछे सिंघानिया परिवार का हाथ नहीं है। जिस किसी ने मेरी ख्वाहिश की यह हालत की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे इतना तड़पाऊंगा कि वह दोबारा पैदा होने से पहले 1000 बार सोचेगा। कहते हुए अर्थ अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। डीजे ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? अर्थ ने डीजे की तरफ देखते हुए कहा, गुनहगार को सजा देने के लिए। कहते हुए अर्थ वहां से तेज कदमों से चला गया। अर्थ के जाते ही डीजे ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, याद रखना हमारे अर्थ को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। डीजे की बात सुनकर बॉडीगार्ड ने अपना सर हिलाया और वह सब भी डीजे के कहने पर अर्थ के पीछे पीछे चले गए। कुछ ही देर में अर्थ एक इंसान इलाके में खड़ा था। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी। अर्थ ने टेढ़ी नजरों से कार की तरफ देखा। उसके चेहरे पर जानलेवा एक्सप्रेशन साफ साफ नजर आ रहे थे। कार का दरवाजा खुला और अर्थ का स्पेशल आदमी शांतनु, जो कि एक 20 साल का लड़का था, जो किसी इंसान की रोबोट की तरह काम करता था, एक आदमी को घसीटता हुआ कार से बाहर लेकर आ गया। उसने उस आदमी को लाकर सीधा अर्थ के पैरों के पास पटक दिया। अर्थ ने उस आदमी को घूरते हुए कहा, किसके कहने पर किया, बोलो। अर्थ की बात सुनकर वह आदमी हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। उसे हंसते हुए देखकर अर्थ ने शांतनु की तरफ देखा। शांत उन्होंने अगले ही पल एक बड़ा सा खंजर निकालकर उसे आदमी के पैर को काट दिया। उसने इतनी जल्दी यह सब कुछ किया था कि वहां पर मौजूद लोगों को एहसास ही नहीं हुआ कि कोई इतनी जल्दी ऐसा कुछ कर सकता है। वही वह आदमी जो हंस रहा था,
उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या किया तुमने? कहते हुए वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने का अर्थ पर कोई असर नहीं हुआ। अर्थ ने इस तरह से सर्दी लहजे में कहा, किसके कहने पर किया तुमने ये सब कुछ? अर्थ की बात सुनकर उसे आदमी ने फिर से हंसते हुए कहा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। उसकी आंखों से दर्द की वजह से आंसू निकल रहे थे, पर फिर भी वह आदमी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। इस बार अर्थ ने कुछ नहीं कहा और शांतनु ने उसे आदमी का एक हाथ काट दिया। इस बार शांतनु के चेहरे पर उसके हाथ के काटने से खून की छींटे उड़ चुके थे, पर शांतनु को कोई फर्क नहीं पड़ा। वही वह आदमी दर्द से और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या तुम लोग इंसान भी हो? अर्थ ने उसे आदमी को घूरते हुए कहा, मैंने पूछा किसके कहने पर तुमने ये सब कुछ किया? कहते हुए इस बार अर्थ ने शांतनु के हाथ से चाकू छीनकर उसे आदमी की गर्दन पर रख दिया। उस आदमी की सांस गहरी हो गई। उसने कांपती हुई आवाज में एक नाम लिया, जिसे सुनकर अर्थ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगले ही पर उसने चिल्लाते हुए कहा, वह क्यों मेरी बेबी की जान लेना चाहता है? अर्थ की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, पता नहीं, बस मुझे ऑर्डर मिला था कि उसे बच्ची की जान लेनी है। हम पिछले 4 सालों से उसे ढूंढ रहे थे। कुछ महीने पहले ही वह हमें स्कूल में दिखी थी। बस मुझे इतना पता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। उस आदमी के इतना कहते ही अर्थ ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसे आदमी की गर्दन जमीन पर पड़ी हुई थी। अर्थ के चेहरे पर खून की छींटें नजर आ रही थी, पर अर्थ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेस नहीं थे। उसने खून की छींटों को एक हाथ से साफ करते हुए कहा, हर उस इंसान को तड़प कर मरना होगा जो मेरी ख्वाहिश को दर्द देगा। कहते हुए अर्थ वहां से वापस अपनी कार में बैठकर चला गया। शांतनु ने उसे आदमी की कटी हुई गर्दन की तरफ देखा और उसे घूरता हुआ वह भी वहां से चला गया। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 33। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुछ देर बाद अर्थ इस कंडीशन में हॉस्पिटल आ चुका था। उसके कपड़ों पर खून की छींटें थी, पर अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्थ ने डीजे के पास आकर उन्हें घूरते हुए कहा, कुछ पता चला? डीजे ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है कि अभी उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। हम में से कोई भी उसे नहीं मिल सकता। इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। डीजे की बात सुनकर अर्थ की आंखें गहरी हो गई। डीजे ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको पता चला कि इस सब के पीछे कौन है? कौन है जो हमारी नन्ही राजकुमारी की जान लेना चाहता है? क्योंकि डॉक्टर का साफ साफ कहना है कि यह कोई नॉर्मल जहर नहीं है। ये जहर इंडिया में मिलता ही नहीं है। अगर सिंघानिया परिवार नहीं तो ऐसे कौन है जो प्रिंसेस की जान लेना चाहते हैं? डीजे का सवाल सुनकर अर्थ ने डीजे की तरफ देखते हुए एक शख्स का नाम लिया। डीजे ने जैसे ही अर्थ के मुंह से वह नाम सुना, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी होगी। उन्होंने हैरानी से कहा, शायद आपने कुछ गलत कहा है। अर्थ ने डीजे को घूरते हुए कहा, यही वह इंसान है जो मेरी बेबी की जान लेना चाहता है। अर्थ की बात सुनकर डीजे को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर सच में यही वह इंसान है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, पर वह ये सब क्यों कर रहा है? इसके पीछे की वजह हमें पता लगानी होगी, क्योंकि वह आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे इतने पैसे दिए होंगे कि उसने ये पता होते हुए भी कि ख्वाहिश अंडरवर्ल्ड किंग की जिंदगी है, उस पर हमला किया है, तो इसका मतलब उसे कम पैसे नहीं मिले हैं। आपने कुछ पता किया उसके बारे में? अर्थ ने गुस्से से कहा, कुछ ही देर में वह आदमी हमारे कैद में होगा। उसे इतना तड़पाऊंगा कि वह दोबारा पैदा होने से डरेगा। कहते हुए अर्थ ने वार्ड की तरफ देखा और दरवाजे के पास जाकर अंदर बेहोश बड़ी ख्वाहिश को देखने लगा। ख्वाहिश के चेहरे को देखकर अर्थ ने दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा, आपके दर्द की कीमत उसे चुकानी होगी। कहते हुए अर्थ ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। शाम का वक्त, सिंघानिया मेंशन। बच्चों को छोड़कर पूरा सिंघानिया परिवार इस वक्त लिविंग रूम में मौजूद था। वहां पर सिर्फ बच्चों में से अक्षत था। ईशा जी ने कहा, ये धैर्य, धानी और अनु कहाँ है? दिख नहीं रहे हैं। ईशा जी का सवाल सुनकर आरती जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, वह सब लोग दिग्विजय जिंदल के मेंशन गए हैं ख्वाहिश की बर्थडे पार्टी के लिए। आरती जी की बात सुनकर पूरा सिंघानिया परिवार हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। ईशा जी ने गुस्से से कहा, उन्हें जाने की इजाजत किसने दी? आरती जी ने ईशा जी को घूरते हुए कहा, हमने दी है उन्हें जाने की इजाजत। किस हक से? पूछना ही मत, आप बड़ी माँ है हम उनकी, और वैसे भी बच्चे जाना चाहते थे।
हमने जाने दिया और खुद अर्थ ने हमें इसके लिए पूछा था। आरती जी की बात सुनकर राम सिंघानिया ने हैरानी से कहा, क्या सच में अर्थ ने कहा था कि वह अपने भाई बहनों को बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहता है, जबकि वह तो उस लड़की का करीब हम लोगों को आने भी नहीं देता, जैसे हमारे उसके पास जाने से उसे कुछ हो जाएगा। राम सिंघानिया की बात सुनकर आरती जी कुछ कहती, इससे पहले ही उन्हें तीनों बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। सबने पलट कर देखा तो लिविंग रूम के दरवाजे से धानी, धैर्य और अनु दौड़ते हुए अंदर आ रहे थे। उन तीनों को इस तरह से रोते हुए देखकर ईशा जी और आरती जी दौड़ते हुए उनके पास गई। धैर्य और धानी ईशा जी के गले से लग गई, वहीं अनु जाकर रेखा जी के गले से लग गई। अपने बच्चों को इस तरह से रोते हुए देखकर आरती जी और ईशा जी ने परेशानी से कहा, क्या हुआ आप लोगों को? क्या उसे नालायक लड़की ने कुछ किया? क्या अर्थ ने आप लोगों के साथ कुछ किया? देखा दीदी, मैंने कहा था ना वहां पर मेरे बच्चों को कभी मत भेजना, पर अपने अपने बेटे की बात मानकर मेरे बच्चों को वहां पर भेजा। देखा क्या हालत कर दी है, कितना रो रहे हैं, क्या हुआ आप तीनों को? आरती जी भी कंफ्यूज होकर उन तीनों को देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब अर्थ खुद उनसे कहा था कि वह उन तीनों का ध्यान रखेगा तो वह तीनों इस तरह से रो क्यों रहे थे। राम सिंघानिया ने प्यार से धानी और अनु की तरफ देखते हुए कहा, बच्चा क्या हुआ आप दोनों को? धैर्य क्या हुआ है, कुछ बताए। धैर्य ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, वह ख्वाहिश, उसे कुछ हो गया है, वह उठ ही नहीं रही थी। अर्थ भाई उसे लेकर अस्पताल गए हैं और हमें वापस भेज दिया। धैर्य की बात सुनकर सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। वही अक्षत बेचैनी से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने धैर्य की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ ख्वाहिश को, ठीक तो है ना? अक्षत के रिएक्शन को देखकर सिंघानिया परिवार के सभी लोगों से देखने लगे। अक्षत ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, मतलब अर्थ तो ठीक है ना, उसे कुछ नहीं हुआ ना? अक्षत की बात सुनकर धैर्य ने रोते हुए कहा, पता नहीं भाई, क्या हुआ? केक कट करने के बाद अर्थ भाई दौड़ते हुए एंजल के पास आ गए और उस वक्त एंजल बेहोश होकर उनकी गोद में गिर गई। मैंने बॉडीगार्ड के मुंह से सुना था, वह बोल रहे थे कि किसी ने एंजल को पॉइजन दिया है और एंजल इस वक्त अस्पताल में एडमिट है। उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाई हमारी एंजल को कुछ नहीं होगा ना, कहते हुए धैर्य रो रहा था। उसके साथ धानी और अनु भी रो रहे थे। उन्हें ख्वाहिश के साथ मस्ती करना, उसके साथ रहना बहुत पसंद था। वही बच्चों की बात सुनकर पूरा सिंघानिया परिवार हैरान हो गया। राम सिंघानिया ने खुद से कहा, हमारे अलावा ऐसा कौन हो सकता है जो उस मनहूस लड़की को मारना चाहता हो। राम सिंघानिया की बात सुनकर अर्जुन जी, जो कि उनके बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने राम सिंघानिया को देखते हुए कहा, हमें भले ही वह पसंद नहीं है, पर हमने कभी उसे मारने की कोशिश नहीं की और अब तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वरना आप हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। पहले से ही वह हमसे नफरत करता है। हम नहीं चाहते कि उसकी नफरत हमारे लिए इतनी बढ़ जाएगी, वह हमारी शक्ल भी न देखे। अर्जुन जी की बात सुनकर राम सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा। आरती जी ने परेशानी भरी आवाज में धैर्य की तरफ देखते हुए कहा, धैर्य आप लोगों ने केक नहीं खाया ना बेटा? आरती जी की बात सुनकर ईशा जी और पूरा सिंघानिया परिवार परेशानी से बच्चों की तरफ देखने लगा। उन तीनों ने कहा, किसी ने केक नहीं खाया था, सिर्फ एंजल ने केक खाया था और शायद अर्थ भाई ने। धैर्य की बात सुनते ही आरती जी की धड़कन तेजी से धड़कने लगी। उन्हें पहले ही ख्वाहिश की चिंता हो रही थी और अब ये सुनकर कि अर्थ ने भी केक खाया था, उन्हें घबराहट हो रही थी। सबको यही लग रहा था कि जरूर केक में पॉइजन होगा, जिस वजह से ख्वाहिश की ऐसी हालत हो गई। किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि केक में तो कुछ था ही नहीं। आरती सिंघानिया ने रोते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन हमें हॉस्पिटल चलना है, हमें हमारे बच्चे के पास जाना है, हमें लेकर चलिए। अर्जुन जी भी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, चलिए। अक्षत, जो कि बेचैनी से चुपचाप खड़ा था, उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज मुझे भी लेकर चलिए। अक्षत की बात सुनकर आरती जी ने कहा, आप जानते हैं ना कि अर्थ आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, वह आपको देखते ही गुस्सा हो जाएंगे। अक्षत ने रिक्वेस्ट भरी आवाज में कहा, प्लीज मॉम, प्लीज, मैं दूर रहूंगा, पक्का प्रॉमिस करता हूँ मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, पर प्लीज मुझे लेकर चलिए। अक्षत की रिक्वेस्ट भरी आवाज सुनकर आरती जी ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, चलो। कुछ ही देर में आरती जी, अर्जुन जी और अक्षत तीनों कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। अक्षत के चेहरे पर हद से ज्यादा बेचैनी नजर आ रही थी। उसने खुद से कहा, तुम ठीक हो ना लिटिल रैबिट? मैं जानता हूँ
तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कहते हुए अक्षत की आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। कुछ ही देर में वह तीनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। आरती जी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अर्थ का नंबर डायल कर रही थी पर और उनका कॉल नहीं उठा रहा था। अर्जुन जी भी काफी ज्यादा परेशान थे। अर्जुन जी ने पता लगा लिया था कि इस वक्त अर्थ कौन से फ्लो पर मौजूद है। उन्हें यह नहीं पता था कि अर्थ को कुछ नहीं हुआ है, पर आखिर वह उनका बेटा था। उसे सही सलामत देखने के बाद ही उन लोगों को सुकून मिलने वाला था। आरती जी के साथ अक्षत और अर्जुन की सेकंड फ्लोर पर आ गए, जहां पर ख्वाहिश को एडमिट किया गया था। सेकंड फ्लोर पर डीजे के बॉडीगार्ड फैले हुए थे। जैसे ही उन्होंने सिंघानिया परिवार को देखा, वह उनके सामने आकर खड़े हो गए। अर्जुन जी ने डीजे के बॉडीगार्ड को घूरते हुए कहा, हटो हमारे रास्ते से, हमें हमारे बेटे के पास जाना है। अर्जुन जी की बात सुनकर एक हेड बॉडीगार्ड ने रिस्पेक्ट के साथ अपना सर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, पर हमें ऑर्डर मिले है कि हम किसी को भी अंदर ना आने दे। किसी को भी नहीं, तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक छोटी मिस को होश नहीं आ जाता। बॉडीगार्ड की बात सुनकर आरती जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें अंदर जाने दीजिए या फिर हमारे अर्थ को यहाँ बुला दीजिए। हम बस एक बार अपने अर्थ को देखना चाहते हैं। आरती जी की बात सुनकर एक बॉडीगार्ड वहां से दूसरी तरफ चला गया, जहां पर अर्थ डीजे के बगल में चुपचाप बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर सिर्फ कोल्ड एक्सप्रेशन थे। वह बिल्कुल किसी साइको की तरह लग रहा था। अर्थ चुपचाप बैठा हुआ ही था कि तभी बॉडीगार्ड ने उसके सामने आकर अपना सर झुकाते हुए कहा, किंग आपके पेरेंट्स आए हैं और आपकी मोम आपको बुला रही है। बॉडीगार्ड की बात सुनकर अर्थ उठकर खड़ा हो गया। उसने बॉडीगार्ड को घूर कर देखा और तेज कदमों से चलता हुआ कॉरिडोर की दूसरी तरफ आ गया, जहां पर उसका ध्यान अर्जुन की आरती जी और अक्षत पर गया। उसने आरती जी की तरफ देखा, जो कि रोते हुए उसकी तरफ ही देख रही थी। अर्थ में इशारे से बॉडीगार्ड्स को उनके सामने से हटाने के लिए कहा। बॉडीगार्ड के हटते ही आरती जी दौड़ते हुए जाकर अर्थ के गले से लग गई। उन्होंने अर्थ के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, आप ठीक है ना? आपको कुछ नहीं हुआ ना? आपने वह केक तो नहीं खाया था ना? कहते हुए उन्होंने अर्थ के पूरे चेहरे को देखा और उसके माथे को चूमने लगी। अर्थ चुपचाप खड़ा होकर उन्हें ही देख रहा था। आरती जी ने आंसू भरी आंखों से अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, ख्वाहिश कहाँ है? हमें उन्हें देखना है। आरती जी की बात सुनकर अर्थ ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ ख्वाहिश के वार्ड की तरफ लेकर जाने लगा। अर्जुन जी और अक्षत चुपचाप उनके पीछे चल रहे थे। अर्थ आरती जी को लेकर ख्वाहिश के वार्ड के पास आ गया। ग्लास वॉल से आरती जी ने ख्वाहिश की तरफ देखा। उसकी कंडीशन देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्या हालत हो गई है? किसने किया ये सब कुछ? वह ठीक तो है ना? आरती जी की बात सुनकर अर्थ ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, जिसने भी किया है वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। अर्थ की बात सुनकर आरती जी ने अर्थ की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर जानलेवा एक्सप्रेशन साफ साफ नजर आ रहे थे। आरती जी अच्छे से समझ चुकी थी कि उनका बेटा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। उन्होंने अर्थ से कुछ नहीं कहा। अक्षत भी आरती जी के बगल में आकर खड़ा हो गया और ख्वाहिश को देखने लगा। उसकी आंख से एक आशिक बूंद उसके गाल पर आ गई। तभी उसके कानों में अर्थ की सर्द आवाज पड़ी, वह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अर्थ की बात सुनकर अक्षत ने अर्थ की तरफ देखा, जिसका ध्यान उस पर नहीं बल्कि ख्वाहिश पर टिका हुआ था। अक्षत ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वह सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। कहते हुए अक्षत ने अर्थ को पीछे से गले लगा लिया और कुछ ही देर में वहां से चला गया। अर्थ ने पहली बार उसे खुद से दूर धक्का नहीं दिया था। वही अर्जुन जी और आरती जी के लिए ये काफी इमोशनल मोमेंट था। उनके बच्चे बचपन से एक दूसरे से नफरत करते आए थे। हर पेरेंट्स की तरह वह भी चाहते थे कि सब बच्चों की तरह उनके बच्चों के बीच में भी प्यार हो, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 34। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। 6 साल बाद एक बड़े से मेंशन के कॉरिडोर से एक लड़की जिसकी उम्र 12-13 साल होगी, वह दबे कदमों से चलती हुई एक रूम की तरफ जा रही थी। उसने खुद से कहा, किसी को पता नहीं चलेगा। कहते हुए वह लड़की चलते हुए रूम के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, जल्दी करो, जल्दी। कहते हुए उसने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। अंदर भी पूरा अंधेरा था। उसने अपने नाखून चबाते हुए कहा, कितना वक्त हुआ है? कहते हुए उसने अपने छोटे से हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा,
जिस पर इस वक्त 11:59 का वक्त दिख रहा था। उसने खुद से कहा, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। जल्दी करो कहते हुए वह बच्ची दौड़ते हुए जाकर उस रूम के बेड के पास खड़ी हो गई। बेड पर एक परछाई सो रही थी, जिसे देखते ही उसे लड़की के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वह जल्दी से बेड पर चढ़ गई और उसे परछाई के पेट पर जाकर बैठ गई। अगले ही पल उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे अर्थ। बेड पर सोया हुआ वह शख्स, जो कि अर्थ था, जो अब 21 साल का नौजवान बन चुका था, उसने जैसे ही यह आवाज सुनी, उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। उसने चुटकी बजाए और अगले ही पल पूरे रूम की लाइट्स ऑन हो गई। उसने देखा उसके पेट पर इस वक्त एक 13 साल की बच्ची बैठी हुई थी, जिसकी आंखें नीली थी, जो दिखने में किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। अर्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम सोई नहीं। वह बच्ची कोई और नहीं ख्वाहिश थी। उसने अर्थ के ऊपर लेटते हुए कहा, ऐसे कैसे सो जाते? आज तो आपका बर्थडे है ना, और सबसे पहले हमें आपको विश करना था, इसलिए हम सोए नहीं। हम कितने अच्छे हैं ना, कहते हुए ख्वाहिश ने अर्थ पर मजबूती से अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। अर्थ ने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, सो जाओ। ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, नहीं हम नहीं सोएंगे, कहते हुए ख्वाहिश अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर अर्थ को देखने लगी और उसने उसे घूरते हुए कहा, एंजल मैंने कहा ना सो जाओ। ख्वाहिश ने पाउट बनाते हुए कहा, आप हमेशा हमें डराते हो गंदे कहीं के, कहते हुए उसने अर्थ के सीने में अपना चेहरा छुपा दिया। अर्थ धीरे धीरे उसके सर को सहलाने लगा। कुछ ही देर में छोटी सी ख्वाहिश सो गई। दूसरी तरफ लंदन में 21 साल का लड़का खिड़की के पास खड़ा होकर मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल को देख रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई क्या हुआ है? उस लड़के ने पीछे पलटकर देखा तो पीछे एक 19 साल का लड़का खड़ा था, जो दिखने में काफी क्यूट लग रहा था। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं। तभी पीछे से एक लड़की ने खुशी भरी आवाज में कहा, हैप्पी बर्थडे भाई। उस लड़के ने पीछे पलटकर देखा तो पीछे 18 और 16 साल की दो खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी। यह कोई और नहीं अक्षत, धैर्य, धानी और अनु थे। उन दोनों लड़कियों की आवाज सुनकर अक्षत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनु और धनी दोनों कर अक्षत के गले से लग गई। अक्षत की स्टडीज कंप्लीट हो चुकी थी और कल वह अपने भाई बहनों के साथ इंडिया के लिए निकलने वाला था। धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब छोड़िए भाई, मुझे बताए, किसने आपको विश किया था, जो आप मोबाइल को देखकर मुस्कुरा रहे थे? सच सच बताना। धैर्य की बात सुनकर अक्षत ने उसके कान को पकड़कर खींचते हुए कहा, बहुत बोलने लगे हो तुम। धैर्य ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, भाई मुझे तो पहले से बोलना था। अब भगवान ने मुंह दिया है तो उसे बोलने के काम तो करना पड़ेगा ना, वरना इस मुंह का फिर क्या काम? धैर्य की बकबक सुनकर धानी ने इरिटेट हुए कहा, अक्षत भाई, आप धैर्य भाई को इग्नोर कीजिए, वह तो दिन भर बकवास करते रहते हैं। धानी की बात सुनकर धैर्य का मुंह बन गया। अनु ने कहा, आज अर्थ भाई का हैप्पी बर्थडे है ना? अनु की बात सुनकर धैर्य ने कहा, पर हम उन्हें विश नहीं कर सकते हैं, पता है ना, उन्हें अपने बर्थडे की कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती, और अगर हमने उन्हें विश कर दिया तो पता नहीं हमारे ऊपर कौन सा ज्वालामुखी फट जाए। उन्हें तो बस क्यूटी पाई विश कर सकती है। छोड़ो, नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तुम सब भी सोने के लिए चले जाओ, कहते हुए धैर्य वहां से चला गया। अनु और धानी भी अक्षत को गुड नाइट बोलकर वहां से सोने के लिए चली गई। उन सब के जाते ही अक्षत ने अपने मोबाइल में उसे छोटे से मैसेज की तरफ देखा, जिसका उसे साल भर इंतजार रहता था। ये ख्वाहिश का मैसेज था। ख्वाहिश पूरे साल भर में सिर्फ उसके बर्थडे के दिन उसे मैसेज करके हैप्पी बर्थडे कहती थी। उसके अलावा वह कभी भी उसके साथ बात नहीं करती थी, पर यह भी उसके लिए काफी था। अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा, कल मैं वापस आ रहा हूँ। अब तो तुम कितनी बड़ी हो चुकी होगी, कहते हुए वह भी मुस्कुराते हुए अपने बेड पर आकर लेट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, सिंघानिया मेंशन। अर्थ अपनी आंखें खोलकर सीलिंग को घूर रहा था। उसके पेट के ऊपर ख्वाहिश लेटी हुई थी, जो कि उसे जकड़ कर सो रही थी। उसने धीरे से ख्वाहिश के गालों को टच करते हुए कहा, बच्चे उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और उसे मजबूती से पकड़कर फिर से लेट गई। ख्वाहिश को उठाते हुए ना देखकर अर्थ ने धीरे से कहा, एंजल मैंने कहा उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। अर्थ की बातों को इग्नोर करके ख्वाहिश फिर से लेट गई। अर्थ ने झटके से ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बाथरूम में आ गया। अगले ही पल वह चिल्लाने लगी क्योंकि अर्थ ने उसे बाथटब में पटक दिया था।
ख्वाहिश ने अपनी आंखें खोलकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्थ को घूरते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। अर्थ ने अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर कर सर्द आवाज में कहा, जल्दी नहाकर बाहर आ जाओ। ज्यादा देर तक सोना बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं होती है, कहते हुए अर्थ बाहर चला गया। ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, गंदे अर्थ, कहते हुए वह खुद को देखने लगी। वह पूरी गीली हो चुकी थी। उसे नहाने में आलस आता था। वह चाहती थी कि अर्थ अभी भी उसे नहलाए, पर अर्थ ने उसे 10 साल की उम्र से ही नहलाना बंद कर दिया था। ख्वाहिश अपने आलस को जैसे तैसे दूर करके नहाकर छोटे से बाथटब से बाहर आ गई। उसने रूम में देखा तो रूम में अर्थ कहीं भी नहीं था। ख्वाहिश चुपचाप क्लोजेट में चली गई। उसने जल्दी से कपड़े पहने और दौड़ते हुए बाहर आ गई। बाहर अभी भी अर्थ नहीं था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अर्थ कहाँ चले गए? उसने इतना कहा ही था कि साइड टेबल पर रखा हुआ उसका मोबाइल रिंग करने लगा। वह दौड़ते हुए मोबाइल के पास आई। अर्थ ने उसे स्पेशल मोबाइल दिया था क्योंकि अर्थ ज्यादातर बाहर रहता था तो ख्वाहिश उसके साथ इसी से कांटेक्ट में रहती थी। उसने देखा तो मोबाइल पर डीजे का नाम फ्लैश हो रहा था। ख्वाहिश ने जल्दी से कॉल उठाया और खुशी भरी आवाज में कहा, हैंडसम दादू। ख्वाहिश की खुशी भरी आवाज सुनकर डीजे, जो कि अब पहले से थोड़े बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने कहा, कैसी है मेरी शेरनी और कहाँ गया तुम्हारा अर्थ? मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा। उसे विश करना चाहता हूँ पर जैसे उसने कसम खा कर रखी है कि वह मेरा कॉल नहीं उठाएगा। जल्दी से उसे मोबाइल दो। ख्वाहिश ने पाउट बनाते हुए कहा, हैंडसम दादू, अर्थ यहाँ पर है ही नहीं। हम खुद उन्हें ढूंढ रहे हैं। हम अभी उन्हें ढूंढ कर आते हैं, फिर हम आपको कॉल करेंगे। ओके, कहते हुए ख्वाहिश ने कॉल कट किया और रूम से बाहर आकर अर्थ को ढूंढने लगी। वह कॉरिडोर से चलते हुए जा ही रही थी कि तभी उसे कुछ दूरी पर राम सिंघानिया नजर आए। उन्हें देखते ही ख्वाहिश अपना सर झुकाकर चुपचाप चलने लगी। वह उनके पास से गुजर ही रही थी कि तभी राम सिंघानिया ने उसे घूरते हुए कहा, ए लड़की रुक। राम सिंघानिया की आवाज सुनकर ख्वाहिश रुक गई। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो राम सिंघानिया ने उसे घूरते हुए कहा, आज घर में पार्टी है, तू बाहर मत निकलना, समझ आ गया ना हमने क्या कहा? राम सिंघानिया की बात सुनकर ख्वाहिश ने धीरे से कहा, पर हम तो। उसकी बात को बीच में काटकर राम सिंघानिया ने उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि तुम मनहूस हो। हम नहीं चाहते कि हमारे पोते पर तेरी माँ वसीयत का साया पड़े। इतने सालों बाद वापस आ रहा है वह, इसलिए आज मुंह दिखाई मत देना। घर में चुपचाप अपने रूम में पड़ी रहना। राम सिंघानिया की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से पलटकर अपने रूम में आकर बेड पर लेट गई। इस घर में आरती जी को छोड़कर कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। पहले पहले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी और उसे समझ आने लगा कि सब लोगों से क्या कहते हैं तो उसे बहुत तकलीफ होती थी। वह अर्थ को सब कुछ बताना चाहती थी, पर आरती जी ने उसे रिक्वेस्ट की थी कि वह अर्थ को कुछ भी ना बताएं। पहले से ही अर्थ और सिंघानिया परिवार के रिश्ते खराब थे। आरती जी नहीं चाहती थी कि अर्थ घर छोड़कर दोबारा चला जाए। आरती की ख्वाहिश के साथ काफी प्यार से बर्ताव करती थी और सिर्फ आरती जी की वजह से ख्वाहिश अर्थ को कुछ भी नहीं बताती थी। उसने रोते हुए कहा, हम मनहूस नहीं है, हम तो अर्थ की एंजल है। वह तो हमें अपना लकी चार्म कहते हैं, फिर यह बूढ़े वाले अंकल हमें क्यों मनहूस कहते हैं? कहते हुए ख्वाहिश से सुबकने लगी। तभी उसका मोबाइल फिर से रिंग करने लगा। उसने रोते हुए बिना देखे कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से उसके कान में खुशी भरी आवाज पड़ी, एंजल मैं आ रहा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। इस आवाज को सुनकर ख्वाहिश उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुशी भरी आवाज में कहा, धैर्य तुम सच में वापस आ रहे हो? धैर्य ने एक्साइट होते हुए कहा, क्यूटी पाई, हम अभी यहाँ से निकलने वाले हैं, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? क्या मैं तुम्हारे लिए यहाँ की टेस्टी चॉकलेट लेकर आऊं? बहुत टेस्टी होते हैं यहाँ की चॉकलेट, तुम खाओगी तो खाती रह जाओगी। धैर्य की बात सुनकर ख्वाहिश एक्साइटेड हो गई। उसने कहा, तो तुम हमारे लिए बहुत सारे चॉकलेट लेकर आओ। वैसे तुम कब तक आ रहे हो? धैर्य ने खुशी भरी आवाज में कहा, हम लोग शाम तक पहुंच जाएंगे, जब तक पार्टी का टाइम होगा हम इंडिया में होंगे। पार्टी का नाम सुनते ही ख्वाहिश का चेहरा फिर से लटक गया, पर उसने धैर्य से कुछ नहीं कहा। कुछ देर तक बात करने के बाद ख्वाहिश ने कॉल कट करके क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, बूढ़े वाले अंकल से हम क्यों डरेंगे? हमारे अर्थ बहुत स्ट्रांग है। अगर बूढ़े वाले अंकल ने हमें परेशान किया तो हम सच में इस बार अर्थ को बता देंगे, फिर वह बूढ़े वाले अंकल की दाढ़ी को काट देंगे। कहते हुए ख्वाहिश खुद ही हंसने लगी।
उसने अपने सर पर मारते हुए कहा, हम तो भूल गए हैं। हैंडसम दादू को अर्थ से बात करनी थी पर अर्थ गए कहाँ, कहते हुए ख्वाहिश छोड़कर खड़ी हो गई। वह बाहर जा पाती, इससे पहले ही रूम का दरवाजा खोलकर अर्थ अंदर आया। उसने इस वक्त एक ब्लैक शर्ट और ब्राउन ट्राउजर पहना हुआ था। सिंपल से कपड़ों में वह काफी हैंडसम लग रहा था। अर्थ को देखते ही ख्वाहिश और चलते हुए जाकर अर्थ से लिपट गई। उसे खुशी भरी आवाज में कहा, आप कितने हैंडसम लग रहे हो अर्थ। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हैंडसम दादू आपसे बात करना चाहते हैं। आप उनका कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। ख्वाहिश की बात को इग्नोर करके अर्थ ने उसे करते हुए कहा, आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? क्या आपको स्कूल नहीं जाना है? अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश उसने पाउट बनाते हुए कहा, आज आपका बर्थडे है, हम स्कूल क्यों जाएंगे, आज तो हम पार्टी करेंगे। अर्थ ने ख्वाहिश को घूरते हुए कहा, कोई पार्टी नहीं होगी, इसलिए चुपचाप स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। एक हफ्ते के बाद आपके टेस्ट स्टार्ट होने हैं। अगर इस बार अपने अच्छे परसेंट स्कूल नहीं किया तो इस बार मैं आपको कहीं घूमने के लिए लेकर नहीं जाऊंगा। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश का चेहरा लटक गया। अर्थ ने उसके लटके हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। ख्वाहिश ने अपना सर हिलाया और चुपचाप रूम में रेडी होने के लिए चली गई। अर्थ जाती हुई ख्वाहिश की तरफ देखा और टेबल पर रखे हुए उसके मोबाइल की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहद सख्त एक्सप्रेशन थे। उसने धीरे से कहा, उसके हर आंसू की कीमत आपको चुकानी होगी मिस्टर सिंघानिया। कहते हुए अर्थ वहां से बाहर चला गया। आज के लिए बस इतना ही।